आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की। मैं आप लोगों के एक और नया क्लास लेकर के आ गया हूं जो कि बिहार पुलिस फायरमैन के लिए प्रैक्टिस सेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि 20-21 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जनरल अवेयरनेस और जीके हिंदी का क्वेश्चंस होगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से 1 से 4 क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो सकता है। और आपको बता दें, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह रहा, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आप लोगों को बताना गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। और ये सारनाथ कहां पे है? सारनाथ हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में काशी के पास है। और उनका उपदेश किस भाषा में होता था? उनका उपदेश पाली लैंग्वेज भाषा में होता था। और गौतम बुद्ध जी को अपना ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध जी को अपने ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। बोध गया में गौतम बुद्ध जी को अपनी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 2 की ओर। निम्नलिखित विकल्पों में से किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है? आपको बताना है किस देश का संविधान विश्व में सबसे छोटा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएसए का संविधान सबसे छोटा है। तो आपको बता दें ये किस तरह से छोटा है। तो इसका संविधान सिर्फ 7,762 वर्ड्स में ही लिखा गया है। 7,762 वर्ड्स में ही यहाँ का संविधान लिखा गया है। यूएसए का संविधान सबसे छोटा संविधान है। और आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, तो सबसे बड़ा संविधान हो जाता है हमारा भारत का। और आपको बता दें कि यहाँ पे 396 आर्टिकल थे, और आपको बता दें 12 शेड्यूल्स थे, और 12 पार्ट में उनको बांटा गया था। सबसे बड़ा संविधान कहाँ का? भारत का है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सूर्य का एक उदाहरण है, आपको बताना सूर्य का एक उदाहरण। तो आपके सामने यह ऑप्शन है, बताइए। ऑप्शन ए तारा, ऑप्शन बी उपग्रह, ऑप्शन सी ग्रह, ऑप्शन डी उल्कापिंड। ऑप्शन डी उल्कापिंड। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए आपको बता दें इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तारा। सूर्य एक तारा है। सूर्य का उदाहरण एक हो जाएगा तारा। तो आपको कैसे बता दूं, कैसे पता कि तारा ही होगा? तो आपको बता दें तारा का अपना प्रकाश होता है और सूर्य का भी अपना प्रकाश होता है। तो ये अपने से प्रकाश कैसे बनाते हैं? ये एक न्यूक्लियर फिजन के थ्रू, जैसे आपको एग्जांपल में बता दें, देखिए 1H2 प्लस 1H2, तो ये हो जाएगा हमारा रिएक्ट करता है तो बन जाता है 2HE4। तो ये क्या हो गया? ये एक न्यूक्लियर फिजन हो गया। ये अपने से अपना एनर्जी को क्रिएट करता है। समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार वो प्रकाश हमें मिलता है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 4 की ओर। आपको सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्राइस को बोलते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र को थ्योरी ऑफ प्राइस भी कहा जाता है। समझ में आ रहा होगा। और आपको कमेंट करके जरूर से जरूर कमेंट करके बताना है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, क्योंकि ये पूछा जा चुका है 2019 में भी, 18 में भी और 17 में भी, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जरूर कमेंट करके बताइएगा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी भोगवा, ऑप्शन सी सिंधु, ऑप्शन डी रावी। तो चलिए आपको पहले सारा ऑप्शन के बारे में क्लियर कर देते हैं। जो लूनी है हमारा, लूनी पे धोलावीरा स्थित है, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही यूनेस्को हेरिटेज में उसे शामिल कर लिया गया है। 40वां हेरिटेज उसको बनाया गया है। धोलावीरा को लूनी में स्थित है। और आपको बता दें भोगावीरा जो है लोथल, जिसे हम लोग पहले पोर्ट सिटी के नाम से जाते थे, लोथल, वो भोगवा में है। और आपको बता दें सिंधु आप लोग जानते होंगे, जो कि फिल्म भी बनी थी और उसमें हमारे ऋतिक रोशन जी थे। और आपको बता दें सिंधु घाटी पे क्या स्थित है? मोहनजोदारो। और इसका सही उत्तर अब क्या हो जाएगा? बच गया क्या? ऑप्शन डी रावी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते हैं।
भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी कौन सी? आपको बताना है भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी। तो आपके सामने यह ऑप्शन है, डिगबोई रिफाइनरी, आईओएस रिफाइनरी, मौर्या रिफाइनरी, ऑप्शन डी आरआईएल रिफाइनरी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन है डिगबोई रिफाइनरी। और तो बताइए डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो आपको बता दें डिगबोई रिफाइनरी हमारे असम में स्थित है और भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी है यह असम में। और बताइए ये कब स्थित की गई थी? ये स्थित हुई थी डिगबोई रिफाइनरी 1901 में। 1901 में असम में ये स्थित की गई थी, इसकी स्थापना हुई थी। और आपको बताना है असम के सीएम कौन है? बताइए। तो हम बता दें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम के सीएम अभी रिसेंटली में वो बने हैं। तो ये हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा असम के सीएम हेमंता विश्वा असम के सीएम हो जाएंगे। तो आप लोगों को क्लियर होगा। आपका भी यहाँ पर भी 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर हुआ, ध्यान से देख लीजिए कौन कौन सा। तो भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी डिगबोई रिफाइनरी, और डिगबोई रिफाइनरी कहाँ पे स्थित है? तो डिगबोई रिफाइनरी हमारे असम में स्थित है। और डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। और असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्वा, जो कि आप लोग का यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7 की ओर। तो आप लोगों के सामने प्रश्न संख्या 7 ये रहा, पूर्ति और मांग सिद्धांत किसने दिया? पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? बताइए, पूर्ति और मांग का सिद्धांत किसने दिया? तो आपका क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था पूर्ति और मांग का। तो क्या आपको पूर्ति और मांग से आपको क्या समझ में आ रहा है? तो आपको बता दें पूर्ति और मांग से यह समझ में आएगा आपको कि आपकी कोई भी मांग को पूरा किया जाए तो आपकी मांग बढ़ेगी ही, मांग आपकी बढ़ेगी। तो कैसे आप लोगों को समझ में आया? देखिए ये एक ग्राफ है, तो ये हमारा हो जाता है, एक हो जाता है डिमांड और एक सप्लाई का। तो इसमें हमारा एक मान लीजिए आज हमारे पास मोटरसाइकिल है, तो आपकी मांग बढ़ते जा रही है, पूर्ति आपकी होती जा रही है, तो मांग भी बढ़ते जाएगी। तो आप आज आपके पास कार बाइक है तो अगले दिन कार आएगा, फिर हेलीकॉप्टर आएगा, इसी तरह से आपका ये पूर्ति होते जाएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। 24वें जैन तीर्थक कौन थे? 24वें जैन तीर्थक कौन थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। महावीर जो थे 24वें जैन तीर्थक थे। और आपको बता दें ऋषभ देव जो थे ये पहले तीर्थक थे जो जैन धर्म के पहले तीर्थक थे। ऋषभ देव पहले तीर्थक थे जैन धर्म के, ऋषभ देव। और जो महावीरा थे ये जो थे 24वें थे लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे, 24वें थे लेकिन सबसे प्रसिद्ध थे। और इनका सिंबल हो जाता है, क्या? लायन का इनका सिंबल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, सिंबल इनका पूछा जाता है। और ये प्रसिद्ध थे, इनके बारे में पूछा जाता है। ये कितने, इसमें पूछ लिया जाएगा महावीरा के जैन धर्म के कितने तीर्थक थे? तो ये हो जाएंगे 24वें तीर्थक थे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9 की ओर। भारत संविधान में मूल्य रूप से कुल कितने भाग हैं? भारत संविधान में मूल्य रूप से कितने भाग हैं? बताइए। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 22। भारत संविधान में मूल रूप से कुल 22 भाग हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें इस 22 भागों को बनाने में लगभग 2 साल 1 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था, समझ में आ रहा होगा। और ये सबसे बड़ा संविधान बनकर तैयार हो गया था हमारे भारत का। और इसका 22 पार्ट है जो कि अभी बढ़ा करके 25 हो गया है। और आर्टिकल जो हमारा था, पहले जो आर्टिकल था हमारा 395 आर्टिकल्स थे, अब उसको बढ़ा के 450 कर दिया गया है। और जो अनुसूचित था हमारा 8 था, उसको बढ़ा के कर दिया गया है 12। तो इसको ध्यान में रखिएगा, पहले का पूछा जाए तो आपका ये हो जाएगा, और बाद का पूछा जाए जो अभी रिसेंटली में है तो ये हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। सौरमंडल की खोज किसने की थी? आपको बताना है इस क्वेश्चन में सौरमंडल की खोज किसने की थी। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, कॉर्परनिक ने किया था। तो ये इन्होंने क्या थ्योरी दिया था, किस थ्योरी से इन्होंने प्रूफ किया था सौरमंडल की खोज करके? ये सौरमंडल है, ये जो है हमारा सन हो जाता है, इसके चारों ओर हमारा हर एक प्लैनेट इसके चारों ओर घूमती है। तो इन्होंने यह सिद्धांत दिया था। और एक और
एक और ने दिया था जो कि इससे पहले दिया था, उन्होंने दिया था जियोसेंट्रिक थ्योरी दिया था। जियोसेंट्रिक थ्योरी जिन्होंने दिया था, उन्होंने बताया था बीच में हमारा क्या है, बीच में हमारा अर्थ है, बीच में हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर सूर्य और दूसरे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं। तो ये हमारा गलत थ्योरी हो गया और जो पहले इन्होंने कार्पेनिक जी ने दिया था वो सही हो गया। तो चलिए, तो आपको एक और बोनस क्वेश्चन आप लोग को बता देते हैं। और चलिए, नीति आयोग क्या है और आपको नीति आयोग का फुल फॉर्म कमेंट करके ज़रूर बताना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। और आपको हम नीति आयोग के बारे में थोड़ा बता दें। नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को और इसके चेयरमैन हो जाते हैं हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी। और आपको बता दें, नीति आयोग के सीईओ हो जाते हैं अमिताभ कांत और वाइस चेयरमैन हो जाते हैं राजीव कुमार। तो इसको ध्यान में रखिएगा, सीईओ और वाइस चेयरमैन और हमारे चेयरमैन, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको बताना है नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ठोकिएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फर्दर नोटिफिकेशन के लिए हमारा सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।